क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, सेकंड डे है। और हमने कल बेसिक पढ़ा था, और जो मैंने आपके साथ करिकुलम शेयर किया था जिसमें 10 डेज के अंदर हमको अलग अलग टॉपिक्स कवर करना है, तो कल हमने जो है इंट्रोडक्शन किया था डेटा सेंटर का। इसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताया था हाई लेवल पे, स्टोरेज, सर्वर, स्विचेस, राउटर, फायरवॉल, लोड बैलेंसर। इवन दो मैंने आपको फंक्शनल नहीं बताया कि कौन क्या करता है, पर सर्वर के ऊपर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और आपको मैंने बताया था 5 लेयर्स के बारे में कि जो कि सर्वर टेक्नोलॉजी में यूज होती है। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर ट्रेडिशनल और क्लाउड डेटा सेंटर के बारे में हम आज बात करते हैं। आज का टॉपिक भी हम देखेंगे कि जो ये हमारी 5 लेयर्स होती हैं, प्लस हमारे जो चैलेंजेस हैं बेयर मेटल टेक्नोलॉजी में, क्यों हमें क्लाउड की जरूरत है। ठीक है, ओपन सोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है क्लाउड के अंदर, और स्टोरेज की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, और क्लाउड की सर्विसेज। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है, कल का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा वन नोट में, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आज की हम शुरू करते हैं क्लास। आज 9th है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा जो कल का एक टॉपिक रह गया था, वो था कि ट्रेडिशनल डेटा सेंटर और जो मॉडर्न डेटा सेंटर है आजकल के, क्या डिफरेंस है। तो डेटा सेंटर, जैसा मैंने आपको बताया कि एक फिजिकल डेटा सेंटर, देखो क्या चीज होता है। एक फिजिकल लोकेशन होती है। ठीक है, इसको आप बोलते हो डेटा सेंटर। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल डेटा सेंटर और मॉडर्न डेटा सेंटर। ठीक है, क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर। तो देखो, ट्रेडिशनल डेटा सेंटर एक फिजिकल ब्लॉक होता है, एक फिजिकल स्पेस होता है। इसको आप बोलते हो ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल या फिर लेगेसी बोलते हैं। लेगेसी क्यों कहते हैं कि अब आजकल क्लाउड के आने के बाद से ना, अब कंज्यूमर्स जो हैं, जो इसके जो यूजर्स हैं, अब वो डायरेक्टली डेटा सेंटर नहीं बनाते हैं, अब वो वर्चुअल फॉर्मेट में काम करते हैं। तो इसलिए इसको हम लेगेसी बोलते हैं। और भी इसमें चीजें थोड़ी सी बताऊंगा, बट पहले आप इस ट्रेडिशनल डेटा सेंटर को अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्लाउड है वो इसी ट्रेडिशनल डेटा सेंटर से निकल के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो यहाँ पे आपके होते हैं फिजिकल इक्विपमेंट्स। फिजिकल इक्विपमेंट्स मैंने आपको कल बताए थे कौन कौन से होते हैं। फिजिकल इक्विपमेंट होता है, देखो भाई, आपका क्या कहते हैं, फिजिकल सर्वर। तो अब मैं बोल रहा हूँ फिजिकल सर्वर, फिजिकल सर्वर। देन आपका क्या होता है, फिजिकल स्टोरेज। उसके बाद होता है आपका फिजिकल, बार बार फिजिकल में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के नहीं वर्चुअल आएगा, तो आपको ये फिजिकल सर्वर वर्चुअल मशीन बन जाएगा, वर्चुअल सर्वर बन जाएगा। फिजिकल स्टोरेज वर्चुअल स्टोरेज हो जाएगा, फिजिकल स्विच जो है वो वर्चुअल स्विच बन जाएगा। तो इसलिए ये मैं आपको फोकस करके बता रहा हूँ कि ये फिजिकल स्विच है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल राउटर, फिजिकल आपका हो जाएगा, स्विच हो गया, राउटर हो गया, फायरवॉल हो गया। उसके बाद आपका लोड बैलेंसर होता है। वो नेटवर्किंग के तो बहुत सारे डिवाइसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, फिजिकल डीएनएस हो गया, फिजिकल लोड बैलेंसर हो गया, लोड बैलेंसर का फिजिकल लोड बैलेंसर। ठीक है, ठीक हुआ। हाँ, तो फिजिकल लोड बैलेंसर होता है इसके अंदर। ये जो मैं आपको डिवाइसेस बता रहा हूँ, ये बेसिकली आपके हैं फिजिकल डिवाइसेस, जो कि एक ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में होते हैं। अब ये जो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है ना, ये आपका स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। मतलब आज हम पढ़ रहे हैं क्लाउड, लेकिन इसके पहले जो लोग भी काम करते थे, या अभी भी बहुत सी जगह पे रेयरली आपको इस तरीके का डिजाइन मिलेगा जहाँ पे डेटा सेंटर खुद बिल्ड किया जाता है। अब होता क्या है कि हाई लेवल पे बात की जाए, तो अगर कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक स्टार्टअप है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक स्टार्टअप कंपनी है। अब ये स्टार्टअप कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये लोग एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो इनका ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस करना। ठीक है, जैसे आपके भी माइंड में आइडिया होता होगा कि यार कोई बिजनेस खोलते हैं। अब बिजनेस को देखो क्या होता है, बिजनेस एक होता है मेन फोकस, जो उनका एक्चुअल बिजनेस का काम होता है कि वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विस पे काम करना चाहते हैं, वो उनका मेन फोकस होता है। इसके अलावा इनकी होती हैं कुछ सप्लीमेंट्री चीजें। सप्लीमेंट्री क्या कि आप बिजनेस बना तो रहे हो, लेकिन आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए टेक्निकल टूल्स चाहिए, हेल्प चाहिए, जिससे कि आप अपने बिजनेस को रन कर सको। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के टाइम में किसी को भी चाहिए होती है, वो चाहिए होता है उनको वेबसाइट। ठीक है, मोबाइल ऐप, कम्युनिकेशन चाहिए होता है।
फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि ट्रांजेक्शन्स करने के लिए चाहिए होगा, ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ टूल चाहिए होगा, अकाउंटिंग के लिए चाहिए होगा, अकाउंट ऑडिट। ये मैं जेनरिक मतलब बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक उसमें नहीं कह रहा हूँ। अकाउंट करना होगा, ऑडिट करना होगा, ये जो सारे काम होते हैं, ठीक है। प्लस इनका अपना एक कैटलॉग भी होगा, कैटलॉग, जहाँ पे वो अपने कस्टमर्स को दिखाते होंगे ऑनलाइन की देखो ये हमारी वेबसाइट है, ये हम ये सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो कस्टमर वहां से कैटलॉग से परचेज करता होगा। जैसे अमेजोन है, अमेजोन ने क्या किया है, उसका एक वेबसाइट है, मोबाइल ऐप होता है। आप वहां जाते हो, उसमें कैटलॉग होता है, कैटलॉग से आप अपने प्रोडक्ट सर्च करते हो, उसके बाद आप उसको ऐड टू कार्ट करते हो, फिर पेमेंट करते हो। मतलब उसमें बैंकिंग भी इन्वॉल्व होता है, ट्रांजेक्शन होती है। फिर उसके बाद आप वहाँ पे पेमेंट करते हो, फिर आपको बैकएंड में एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करते हैं। तो ये जो सारा टेक्निकल स्टफ होता है, ये क्या होता है, ये मैनेज किया जाता है। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इंडस्ट्री में अगर कोई भी चीज को करते हो टेक्निकली, तो आपको उसके लिए चाहिए होता है सर्वर। ठीक है, सर्वर चाहिए। सर्वर मैंने पहले ही बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इक्विपमेंट है डेटा सेंटर का। इस सर्वर के बिना आप अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आपको वेबसाइट चलानी है, आपको सर्वर चाहिए। आपको मोबाइल ऐप बनाना है, रन करना है, तो भी सर्वर चाहिए। डेवलपर को अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करके टेस्ट करना है या डेवलपमेंट करनी है, तो भी उसके सर्वर चाहिए। आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, चाहे वो बैंकिंग हो, मैनेजमेंट हो, ऑडिट हो, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी आप करते हो इंडस्ट्री में, एक सर्वर की जरूरत सबको पड़ती है। ठीक है, बिना सर्वर की हेल्प से आप कोई काम नहीं कर सकते। इस सर्वर को सपोर्ट करने के लिए आपको स्टोरेज चाहिए होता है। स्टोरेज का मैंने आपको रोल बताया था, क्या होता है कि आपका जो जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो आपको परसिस्ट में स्टोर करोगे ना। अब अमेजोन में आप देखते हो तो 3 साल 4 साल पुराना ऑर्डर भी आपको दिख जाता है। बैंक में जाते हो आपको 6 महीने 1 साल पुरानी ट्रांजेक्शन दिख जाती है। अगर आप क्या कहते हैं कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें आप ओटीटी देखते हो, उनके पास इतना बड़ा कलेक्शन होता है, तो दैट मीन्स कि उनका जो स्टोरेज है, कलेक्शन साइज वो बहुत ह्यूज है। अब आप एक सर्वर के अंदर, सर्वर का एक फिजिकल डिवाइस है, हर एक फिजिकल चीज की एक लिमिटेशन होती है। ऑलवेज रिमेम्बर, फिजिकल डिवाइसेस, हर एक फिजिकल चीज की एक लिमिटेशन है। फिजिकल इक्विपमेंट की एक लिमिटेशन होती है कि उसके बियॉन्ड आप उसमें नहीं इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप कहते हो कि मेरा एक सर्वर है, मैं उसमें 8 टीबी की हार्ड डिस्क लगा सकता हूँ। अगर आपको मैन्युफैक्चरर ने स्लॉट्स दिया हुआ है और वो कैपेसिटी सपोर्ट करता है, तो आप उसमें 8 हार्ड डिस्क के स्लॉट्स लगा के आप उसको 8 टेराबाइट पे ले जा सकते हो। लेकिन आप बोलते हो मुझे तो 100 टेराबाइट करना है, तो अब सर्वर में तो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अपने लैपटॉप पे और मोबाइल में क्या इशू आता है, लैपटॉप में यही इशू आता है ना कि आपके लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, 1 टीबी 500 जीबी जितनी भी लगी हुई है। ये आपको अगर उसके बियॉन्ड कैपेसिटी चाहिए होती है, तब आप क्या करते हो, तब आप कहते हो यार मेरे को पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी, मुझे एक्सटर्नल स्टोरेज कनेक्ट करना पड़ेगा, मुझे क्लाउड स्टोरेज लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में अगर 256 जीबी का स्टोरेज है तो 256 ही स्टोर होगा। इसके बियॉन्ड क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल स्टोरेज कार्ड लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल स्टोरेज कार्ड नहीं है तो फिर क्लाउड स्टोरेज लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि जो डिवाइस आपके पास दिया गया है, उसकी एक फिजिकल लिमिटेशन है। अब ये रिसोर्सेज जो हैं, ये 4 रिसोर्सेज आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। सीपीयू, रैम, नेटवर्क और स्टोरेज। ये चार रिसोर्सेज होते हैं सर्वर के, और ये चारों क्रिटिकल होते हैं। इन 4 रिसोर्सेज को आप इनकी फिजिकल लिमिट के बियॉन्ड नहीं यूटिलाइज कर सकते। मतलब मैं बोलता हूँ मेरे पास अगर एक सर्वर है 256 जीबी रैम का, और मैं अगर उसके ऊपर इससे ज्यादा बियॉन्ड उसको यूज करना चाहता हूँ, तो वो सर्वर नहीं यूज हो पाएगा। मुझे एक और सर्वर लगा के ज्वाइन करना पड़ेगा, क्लस्टर बनाना पड़ेगा, जो भी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर सीपीयू है तो उसके बियॉन्ड आप नहीं सीपीयू बना सकते हो। तो ऐसे ही आपकी मान लो स्टोरेज 1 टीबी है, तो आप 1 टीबी में ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि एवरी फिजिकल डिवाइस की एक लिमिटेशन होती है जिसके बियॉन्ड वो काम नहीं करता है। तो उस केस में आपको फिर करना पड़ता है एक्सपेंशन। अब आपने एक सर्वर खरीदा, अब उस सर्वर की जितनी कैपेसिटी है उतना आप यूज करोगे, उसके बियॉन्ड आप जाओगे तो आपको एक नया सर्वर खरीदना पड़ेगा, फिर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। वो सब अभी हम बात करेंगे चैलेंजेस की। तो सर्वर के सपोर्टिंग रोल में कौन कौन होता है, सर्वर को सपोर्ट कौन करता है, स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद आपका नेटवर्क। नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नेटवर्क के आपका जो डिवाइस है, जो इक्विपमेंट है, स्टोरेज सर्वर है, वो नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं होगा, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा किसी के साथ। तो ना तो कोई उससे बात कर सकता है और ना वो किसी और से बात कर सकता है। तो बिना नेटवर्क के एक सर्वर जो है वो सेम ऐसा है जैसे एक बिना सिम कार्ड के एक मोबाइल होता है, कि मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दो, खत्म, फिर कुछ नहीं कर सकते आप उसके अंदर।
तो ऐसा ही सेम सर्वर के साथ होता है। सर्वर की जो नेटवर्किंग होती है, अब नेटवर्किंग देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, एक डोमेन होता है। पहले इसके स्पेशलिस्ट होते थे लोग, सीसीएनए और सीसीएनएपी सब दुनिया भर के सर्टिफिकेशन करते थे। आज की डेट में क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे क्लाउड का यूजर हो, उसको भी आजकल नेटवर्किंग की नॉलेज रखनी पड़ती है, स्टोरेज की भी नॉलेज चाहिए, सर्वर की भी नॉलेज चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, नेटवर्किंग में जो आपके स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल है, ठीक है, समझाता हूँ इसके एक एक क्या काम करते हैं। स्विच क्या करता है, राउटर और फायरवॉल क्या करता है, बट उसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं और क्या, और उसके बाद आपका था स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, एंड देन आपका सीपीयू रैम, जो कि एक्चुअल में एक ऐसा रिसोर्स है जिसको कि आप उसके बियॉन्ड जा नहीं सकते। सर्वर की जो मदरबोर्ड में जितना सीपीयू रैम रखा हुआ है, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। हाँ, आप रैम को मे बी आप कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो, डिपेंडिंग कितने स्लॉट्स आपके अवेलेबल हैं, वो भी इसकी भी एक फिजिकल लिमिटेशन है। उस स्लॉट से ज्यादा आप नंबर ऑफ रैम नहीं लगा सकते। तो इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए कि ये सारे रिसोर्सेज जो है वो आप एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब बात आप करते हैं हम इस चीज की कि स्टार्टअप बिजनेस जो है, टॉपिक पे आते हैं। ये जो स्टार्टअप बिजनेस है जिसका मेन फोकस किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज पे था, जो उनका मेन काम था, ठीक है, जो भी उनका काम था, पर उनको सप्लीमेंट्री में ये वेबसाइट वगैरह भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अब वो बैठ के अकाउंटिंग तो नहीं करेंगे ना, नोटबुक रजिस्टर में थोड़ी लिखेंगे ट्रांजेक्शन, और ना ही वो अपने कस्टमर को पैम्पलेट्स या पोस्टर दिखाएंगे कि देखो हम ये सर्विसेज देते हैं, और ना ही ऑडिटिंग उसकी जो है वो होगी उस बेसिस पर। तो इसके लिए ये सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं, ऑनलाइन सारी चीजें होती हैं। तो ये सब कुछ होता है आपका ऑनलाइन, ऑनलाइन सपोर्ट। अब ये जो ऑनलाइन सपोर्ट है, ये बिना टेक्नोलॉजी के हेल्प के तो हो नहीं सकता, इतना तो आप भी समझते हो कि बिना टेक्नोलॉजी के हेल्प के नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है, अब इसके लिए इस कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस स्टार्टअप वालों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो है, याद रखना, किसी भी टेक्नोलॉजी को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना पड़ता है डेटा सेंटर बनाना। बिना डेटा सेंटर को बनाए आप एज्यूम नहीं कर सकते कि आपका कोई वेबसाइट चलेगा, चाहे आपकी ईमेल चलेगी, चाहे आपका व्हाट्सएप चलेगा, चाहे आपका कोई भी सॉफ्टवेयर चलेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर बिना डेटा सेंटर के यूजलेस होता है, वो चल नहीं सकता, रन ही नहीं हो सकता है। तो इनको सबसे पहले एक फिजिकल डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिजिकल डेटा सेंटर के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है, देखो अब चैलेंजेस की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तभी तो हम ये सब वर्चुअलाइजेशन और इतनी सारी चीजों की बात कर रहे हैं ना। आखिर क्लाउड के आने का क्या रीजन है। अब अगर खुद ही डेटा सेंटर परचेज कर सकता हूँ और मैं अपने सारे डिवाइसेस इंस्टॉल कर सकता हूँ, उस पर सॉफ्टवेयर चला सकता हूँ, तो मैं क्यों क्लाउड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंजेस थे फिजिकल डेटा सेंटर में, जिसको फिक्स किया या जिसको ओवरकम किया क्लाउड ने। तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो फिजिकल डेटा सेंटर में क्या होता है, स्पेस। आपको एक जगह चाहिए इस डिवाइसेस को रखने के लिए। फिर होता है, आपको परचेज करना पड़ता है इक्विपमेंट। अब ये जो चैलेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आता है कैपेक्स का पार्ट होता है। कल मैंने आपको कैपेक्स बताया था, देखो वर्ड पे मत जाओ कैपेक्स ये वो ओपेक्स। जिस चीज को आपको खरीदना है, उसके लिए आप जो पैसा खर्च करते हो उसको हम कैपेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एक कार खरीदनी है, तो आप जो जाके कंपनी के शोरूम में जो पे करते हो, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको 10 लाख की गाड़ी चाहिए, तो आप 10 लाख रुपए देते हो उनको, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपने उसको खरीद लिया, खरीद लिया आपने, अब खरीद के आप क्या करते हो, उसको चलाओगे, रन करोगे। तो जब आप रन करते हो तो वो होता है आपका ओपेक्स, ऑपरेशनल कॉस्ट, कि मुझे गाड़ी को मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा लगेगा, पेट्रोल लगेगा, उसमें इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, सर्विस करवानी पड़ेगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्पेस को परचेज करना, उसके बाद इक्विपमेंट्स को खरीदना, फिर उनकी कमीशनिंग करना। अब देखो कमीशनिंग करना जो है, कमीशनिंग का मतलब क्या होता है कि आपने डिवाइस परचेज कर लिया, आपके पास स्पेस है। अब आप उस डिवाइस को लेकर आओगे, सेटअप करना, आप अपने डेटा सेंटर में उसे सेट करोगे, केबलिंग करोगे, ठीक है, सारी चीजें करोगे, रैक में उसे रखोगे प्रॉपर, उसकी वायर केबल कनेक्ट करोगे, नेटवर्क की केबल कनेक्ट करोगे, स्टोरेज की केबल कनेक्ट करोगे, फाइबर केबल, फिर आप उसकी पावर केबल कनेक्ट करोगे। सारी केबलिंग करने के बाद आप उसको पावर ऑन करोगे, फिर वो आपका डिवाइस चालू हो जाएगा। ये होती है कमीशनिंग। तो अब लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक सर्वर है, और मैं रियल टाइम पे कहता हूँ कि मुझे एक और सर्वर चाहिए अप एंड रनिंग स्टेट में।
तो अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे को एक और सर्वर चाहिए अप एंड रनिंग स्टेट में, तो मुझे उस पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो कि एक नॉर्मल डेटा सेंटर में होता है। क्या पहली बात जगह है, दूसरी बात परचेज करो। परचेज करने का मतलब है कि आप ऑर्डर करोगे, पे करोगे, वो आपके पास लेकर आएंगे। जितना टाइम लगेगा उसको आने में, वो एक टाइम कैलकुलेट होगा। उसकी कमीशनिंग होगी, उसको सेटअप किया जाएगा, पावर ऑन किया जाएगा, उसका टाइम लगेगा। ठीक है। देन उसके बाद आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें करते हो ओएस इंस्टॉलेशन। अब जब आप ओएस इंस्टॉल करोगे, उसके बाद फिर आप जाके उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन आप चलाना चाहते हो, वो आप इसके अंदर इंस्टॉल करोगे। तो ये सब आप देख रहे हो, ये जो है ना, ये टाइम, इसको करने में लगता है टाइम, टाइम एंड कॉस्ट। पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, स्पेस परचेज, स्पेस के लिए इक्विपमेंट को खरीदना, कमीशनिंग करना, ओएस को इंस्टॉल करवाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ये सब आपके लिए आपको पे करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। लेकिन टाइम, सबसे क्रिटिकल चीज है टाइम। पैसा होने के बाद भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि लेट से अब ये स्टार्टअप का जो बिजनेस है वो कुछ इस तरीके का है। लेट से कि ऑनलाइन शॉपिंग का लेते हैं एग्जांपल, ऑनलाइन शॉपिंग का केस लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग का देखा है तुमने क्या होता है, अगर आप उनका ट्रैफिक देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं ऐसे बोलूं ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये है मेरा टाइम, ठीक है, और ये है मेरा ट्रैफिक, टीपीएस कह लो। टीपीएस मतलब कितना ट्रैफिक उनके पास आ रहा है उनके डेटा सेंटर पे। तो फॉर एग्जांपल कि ये मेरा जनवरी का महीना है, ठीक है, ऐसे करते करते ये मान लो ये दिसंबर का महीना है। अब क्या होता है कि इनिशियली बहुत टाइम पहले क्या होता था कि जब 26 जनवरी आएगी तो एक सेल लगेगी। तो जब सेल लगेगी तो ये ट्रैफिक ऐसे शूट कर जाएगा। फिर उसके बाद जब होली आएगी तो होली पे ये ट्रैफिक यहाँ पे चला जाएगा और शूट करेगा। फिर उसके बाद कुछ महीने शांति रहेगी। फिर उसके बाद जब आपका दिवाली आएगा, दिवाली पे ये ट्रैफिक मान लो और बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना हो गया। अब उसके बाद लेट से नया साल आया तो नया साल पे थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि प्रिडिक्शन क्या कहता है कि ये जो ट्रैफिक है ये अनप्रिडिक्टेड होता है। आपको नहीं पता कि कब कब शॉपिंग लोग ज्यादा करेंगे और आपके पोर्टल पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा, या आपको नहीं पता कि कब ट्रैफिक कम होगा। और आपको इसके लिए रेडी होना पड़ेगा। आपके पास मान लो अगर एक सर्वर है, एक सर्वर है जिससे कि आप ये सारा बिजनेस कर रहे हो, टीपीएस कर रहे हो, तो एक सर्वर आपको एक कैपेसिटी देगा। मैंने बताया था ना, फिजिकल रिसोर्स है तो फिजिकल एक मैक्स कैपेसिटी देगा कि आप इतने सब्सक्राइबर को केटर कर सकते हो एक बार में। लेकिन जब आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, अब रन टाइम पे बढ़ रहे हैं, तो आपने बोला कि यार होली आ रही है और मुझे फटाफट जो, या लेट से 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी आ रही है और ट्रैफिक बढ़ने वाला है, तो वो बोलेंगे क्या करें, अब आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो आज अगर लेट से आज हम बात करते हैं, आज कितनी है, 9 जनवरी, 26 जनवरी को मेरा ट्रैफिक बढ़ेगा, ठीक है, और मेरे पास एक सर्वर है। अब मुझे पता है कि 26 जनवरी को मुझे चाहिए, लेट से अगर ये फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ले लेते हैं डमी, ये 10 सब्सक्राइबर को केटर करता है, और मुझे पता है कि 26 जनवरी को मेरे पास 100 सब्सक्राइबर आएंगे। तो बिफोर 26 जनवरी मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो मेरा डेटा सेंटर है, ठीक है, अब डेटा सेंटर समझ लो ये सर्वर और इसके सपोर्टिंग डिवाइसेस, ये सब जो है वो रेडी रहे कि 26 जनवरी से पहले पहले ये 10 पे चला जाए, ये 10 सर्वर हो जाए। ठीक है, 26 जनवरी से पहले पहले, 26 जनवरी, ठीक है। आज है मान लो 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को मैं एक सर्वर के साथ काम कर रहा था, और 26 जनवरी से को मुझे 10 सर्वर चाहिए। मेरे पास टाइम है कितना, मुश्किल से 15 दिन का। ठीक है, 15 दिन से भी कम का टाइम होगा। इन 15 दिनों में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फटाफट अपना स्पेस चेक करना पड़ेगा, क्या मेरे डेटा सेंटर में जगह है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे फटाफट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सर्वर आएगा, उसके बाद उसकी कमीशनिंग करनी पड़ेगी, ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तब जाके मैं 26 जनवरी को रेडी हो जाऊंगा कि मैं 10 सर्वर के साथ में रेडी हूँ। अब मेरा ट्रैफिक आ गया, इसके बाद अब मैं उसको केटर कर सकता हूँ। अब इस 26 जनवरी के बाद मान लो लेट से होली आई, और होली पे मुझे क्या कहते हैं कि यहाँ पे मैंने कर दिया 100 सब्सक्राइबर, ठीक है, 100 टीपीएस। अब आती है होली, होली मान लो कि मार्च में आ गई। मार्च में होली आई और मुझे पता चला कि यार होली पे तो 200 सब्सक्राइबर आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे, 200 टीपीएस। तो मुझे यहाँ पे इसको 20 सर्वर करना पड़ेगा। अब देखो, आप सिर्फ सर्वर्स इंक्रीज नहीं करते हो, एक चीज याद रखना, इसके जो सपोर्टिंग डिवाइसेस हैं
उनकी भी कैपेसिटी इंक्रीज होगी करस्पॉन्डिंग कि आप क्या यूटिलाइज कर रहे हो। अब वो आपका पार्ट होता है, आप पार्ट ऑफ सोल्यूशन डिजाइन, ठीक है। सोल्यूशन डिजाइन तो आपको बेटर पता होगा जिस सोल्यूशन पे आप काम कर रहे हो। मैं तो आपको एक जेनरिक आइडिया दे सकता हूँ। तो मार्च में आपको 20 सर्वर चाहिए, आपने 20 सर्वर सेम प्रोसेस फॉलो किया, आपने 20 सर्वर लगा दिया। होली से पहले आपके 20 सर्वर लग गए अप एंड रनिंग। अब आती है आपकी दिवाली। दिवाली है कहाँ पे? दिवाली है अक्टूबर या नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको मान लो कि फॉर एग्जांपल चाहिए 500 सब्सक्राइबर, क्योंकि आपको पता है यार मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है और दिवाली पे ज्यादा लोग शॉपिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपको चाहिए 50 सर्वर। तो अब आपको यहाँ पे 50 सर्वर लगाने हैं, आपके पास टाइम है, आपने लगा लिया। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आप जितनी बार कैपेसिटी बढ़ाते हो, आपको एक लीड टाइम चाहिए होता है। लीड टाइम का मतलब होता है कि मुझे अगर 26 जनवरी को 100 लोगों को सर्विस देनी है, तो उससे पहले मेरे को 10 सर्वर लगाने पड़ेंगे। कितना टाइम मुझे लगता है एक 10 सर्वर को कमीशन करने में, टोटल प्रोसेस फॉलो करने में? ये देख रहे हो जो लिखा हुआ है, और ये मैंने बहुत कम स्टेप्स लिखे हैं। इसको अगर डिटेल में जाओगे ना, और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो मेरे को स्पेस इंश्योर करना है, इक्विपमेंट परचेस करके रखना है, कमीशनिंग करनी है, ओएस इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, लोड टेस्ट करना है कि ये क्या वो एक्चुअली हैंडल कर पाएगा। ये सारे काम मुझे उतने टाइम में करना है। तो जितना टाइम आपको लगता है ना रेडी होने में, डीसी को रेडी करने में, डेटा सेंटर को, उसको हम बोलते हैं लीड टाइम। कि भाई इतना टाइम तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो आपको एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ती है कि ऐसे 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 आप प्लानिंग करोगे। पर एक चीज यहाँ पे ना आप और देखोगे, ये तो मैंने आपको चैलेंज बता दिया ना। जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है लीड टाइम। तो डेटा सेंटर का सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है लीड टाइम। अगर आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, आपको एक नया सर्वर चाहिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा, एक प्रोसेस होगा, सर्वर परचेज होगा, कमीशन होगा, इंस्टॉल होगा, तब जाके आपको मिलेगा आपको यूज करने के लिए। तो ये लीड टाइम जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पैसा होने के बाद भी जो है लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं टाइम पे। सेकंड चीज आप अगर इसमें देखोगे, इस ग्राफ में जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया ट्रैफिक का, एक चीज आपने देखी कि 1 जनवरी को मैं एक सर्वर से, लेट से मैं 9 जनवरी को एक सर्वर के साथ काम कर रहा था। फिर मैंने इसको 10 किया, फिर 10 के बाद मैंने इसको 50 किया, 20 किया, 20 से मैंने 100 किया। तो ये जो मैं नंबर ऑफ सर्वर बढ़ा रहा हूँ, तो कैपेक्स तो मेरी बढ़ ही रही है, ठीक है, कैपेक्स तो मेरी बढ़ ही रही है, खर्चा बढ़ रहा है मेरे को हर बार सर्वर खरीदने का। साथ के साथ मेरा ओपेक्स भी बढ़ रहा है, इसको मेंटेन करने की भी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो मैं तो ठीक है, मैं 200 सब्सक्राइबर के, मैं 500 सब्सक्राइबर को केटर करूंगा, पर मेरा खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। और एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये एक ऑनलाइन शॉपिंग की साइट है, जो कि सिर्फ 26 जनवरी, होली और लेट्स से कि दिवाली या नए साल ऐसे ही टाइम पे ट्रैफिक आता है। लेकिन बाकी के साल जो ट्रैफिक है ना वो बिल्कुल कम रहता है। अगर मैं मान लो ये लाइन हटा दूं, ये बीच से ये वाली लाइन में हटा दूं, ये वाली लाइन, ठीक है, लेट्स से कि इसका एक एवरेज ट्रैफिक ट्रेंड है जो कि ऐसे रहता है। बस ये शूट करता है, ये बेसिकली शूट करता है एक स्पेसिफिक इवेंट पे, कि कोई त्योहार आया तो आपका ट्रैफिक जो है वो बढ़ गया, त्योहार खत्म, एक दिन का त्योहार था, शॉपिंग हुई, उसके बाद वापस जीरो। अब मैं पूरे साल 365 दिन, 365 दिन मैंने कितने, 20 सर्वर का कॉस्ट बियर किया, 20 सर्वर्स का, 365 दिन। पर एक्चुअली में मैंने यूज जो है, 20वें सर्वर का यूज कब हुआ मेरे को? जब दिवाली आई। तो 20 सर्वर की जरूरत पड़ी मेरे को, लेट से दिवाली के टाइम पे। होली के टाइम पे मेरे को जरूरत पड़ी कितने, क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल, अच्छा हाँ 50 सर्वर मैंने लिखा ना दिवाली के लिए। तो दिवाली में मुझे 50 सर्वर की जरूरत पड़ी, मार्च में मुझे पड़ी 20 की, 26 जनवरी में 10 सर्वर की। अब आप ये देख रहे हो, ये ट्रेंड के हिसाब से मैं डे वन से, अगर मैं यहाँ पे हूँ और मुझे अपने आप को रेडी करना है, तो मैं पूरे साल के लिए मैं जो है क्या कहते हैं 50 सर्वर का कॉस्ट पे करूंगा। अब एक बार आपने खरीद लिया सर्वर, तो अब आप इसको फेंक नहीं सकते हो, करेक्ट। आपने उसमें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, तब आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इतना आसान नहीं होता इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना, जैसा कि हम फोन में करते हैं। फोन में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब मन किया अनइंस्टॉल किया, जब मन किया इंस्टॉल कर लिया। लेकिन आपको सर्वर पे ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। एक बार आपने जो चीज इंस्टॉल कर दी, वो सोल्यूशन लाइव हो गया, उस सोल्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते डायनेमिकली रन टाइम पे। तो खर्चा तो आप 20 सर्वर, मान लो आप पूरे साल 50 सर्वर का खर्चा दे रहे हो,
पर यूटिलाइजेशन आपकी कितनी है? यूटिलाइजेशन तो बहुत लो है। दैट मीन्स कि जो ये आप अनवांटेड कॉस्ट पे कर रहे हो ये कैपेक्स ओपेक्स में, सिर्फ पीक पीरियड के लिए आप पे कर रहे हो। ऐसा समझो कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए थी, मैंने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख की। ठीक है। तो आज मेरे पास मान लो फैमिली में 2 लोग हैं 3 लोग हैं, तो हमने एक गाड़ी में आराम से गए। फिर अचानक क्या कहते हैं मेरे दोस्त आ गए, तो मैंने बोला यार मैं एक और कार खरीद लेता हूँ। मैंने एक और कार खरीद ली, 10 लाख की एक और गाड़ी खरीद ली। उसके बाद अचानक वो लोग कहीं निकल गए, वो ऑन साइड चले गए या कहीं बाहर चले गए, तो वो कार तो बेकार हो जाएगी ना आपके लिए। अब आप सिंगल लेवल पे आप देखोगे तो ठीक है, आप बोलोगे चलो यार इसको कैब में लगा देते हैं या किसी को दे देते हैं। पर वो आप जब एक सोल्यूशन देखते हो लाइव नेटवर्क में, वहां ऐसा नहीं होता ना। आप एक बार जो चीज कमीशन कर देते हो आप उसको हटा नहीं सकते। तो दैट मीन्स कि आपकी कैपेक्स ओपेक्स जो है वो बहुत मैटर करती है एक फिजिकल डेटा सेंटर में। तो यहाँ से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि जो डेटा सेंटर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं बात करूँ मेजर इश्यूज ऑफ डेटा फिजिकल डेटा सेंटर। अब आपके पास ना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैं कोई भी टेक्नोलॉजी मान लो कोई भी चीज स्टार्ट कर रहा हूँ और बिना डेटा सेंटर के कर रहा हूँ, तो वो गलत बोल रहा है। हाँ, क्लाउड में हो सकता है कि वो डेटा सेंटर उसके पास नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में वो डेटा सेंटर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या होगा, मेजर जो चैलेंजेस की अगर हम बात करें, तो एक तो होता है आपका लीड टाइम। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीड टाइम, क्योंकि फिजिकल डेटा सेंटर में फिजिकल डेटा सेंटर में आपको लीड टाइम लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि एक्सपैंड और एक्सपैंड हो जाएगा कैपेसिटी, आप बोलोगे कैपेसिटी डिक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सेकंड होता है आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने खरीद लिया, अब वो आपका डिवाइस है, आपको उसको रन करना पड़ेगा। तीसरा होता है इसमें एफिशिएंसी, जिसमें आप बोल सकते हो कि यू कैन से लाइक यूटिलाइजेशन। जो ऊपर वाला जो ऑप्टिमाइजेशन है इसको यूटिलाइजेशन भी लिख दो, बट ये है आपका कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरली। जो दूसरा मैं यूटिलाइजेशन बोल रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम योर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब टीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका जो सर्वर है उसकी जो कैपेसिटी है। बेसिकली मैं कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, कैपेसिटी ट्रैफिक केटरिंग कैपेसिटी। कि जो ट्रैफिक केटरिंग कैपेसिटी है ये आप रन टाइम पे बढ़ा या घटा नहीं सकते। ठीक है, इसको जो टेक्निकली जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है स्केल इन स्केल आउट। ये वर्ड आपने सुना होगा, स्केल इन एंड स्केल आउट। स्केल इन एंड स्केल आउट का मतलब क्या होता है? सुना है ना? हाँ। जो स्केल इन क्या होता है, एक नॉर्मल स्केल होता है ना, नॉर्मल स्केल जो हमारा स्कूल में जो हम स्केल यूज करते थे ना मेजरमेंट के लिए। तो स्केल आउट का मतलब क्या है कि मैं बढ़ा रहा हूँ, और इन का मतलब होता है मैं कैपेसिटी को घटा रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसे स्केल आउट बोलते हैं। और स्केल इन का मतलब होता है कैपेसिटी को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। अब ये कैपेसिटी क्या चीज है? दिस इज योर सर्वर कैपेसिटी, दिस कैन बी योर स्टोरेज कैपेसिटी, या आपकी नेटवर्किंग कैपेसिटी हो सकती है। ये वो ट्रैफिक कैपेसिटी है जो कि आप एक्चुअली में अपने डेटा सेंटर से यूज कर रहे हो। अब हर एक का अलग यूज केस हो सकता है। कोई हो सकता है कि सिर्फ सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हो, कोई नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होगा, कोई स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होगा। तो हो सकता है कि सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन बने। बट दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी, कि कैपेसिटी को बढ़ाना और घटाना हम स्केल इन और स्केल आउट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप बढ़ा रहे हो तो आउट बोलते हैं, अगर आप कम कर रहे हो तो इन बोलते हैं। तो ये तीन चीजें जो आप देख रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कॉस्ट, ये यूटिलाइजेशन और ये लीड टाइम। देखो ये यूटिलाइजेशन जो है ना, ये तो फिर भी एक पल को आप थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है। पर ये जो कॉस्ट और लीड टाइम है ना, ये बहुत मैटर करता है किसके लिए? जो न्यूली स्टार्टअप्स हैं, न्यूली स्टार्टअप। या फॉर एग्जांपल आज मेरे को मन किया कि यार मेरे को अपनी क्लास के लिए एक वेबसाइट बनानी है। तो अगर मैं अपनी क्लास के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं अपनी क्लास के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे को एक फिजिकल डेटा सेंटर सेटअप करना पड़ेगा, फिजिकल डीसी। मतलब ये कि मुझे वहां पे सर्वर खरीदना पड़ेगा, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इसके बाद इसकी कमीशनिंग करनी होगी। कमीशनिंग में क्या होगा, इसको इंस्टॉल किया जाएगा, इसके बाद इसमें ओएस इंस्टॉल होगा, उसके बाद इसके अंदर
इसके अंदर फिर ये वेबसाइट का ऐप इंस्टॉल होगा, ठीक है, वेबसाइट इंस्टॉल। अब क्योंकि ये नेटवर्क पे होगा तो ये वेबसाइट जो है वो बाहर से एक्सेस होगी, तब आप जाओगे देखोगे अच्छा ये आपकी वेबसाइट है, इसको यूज करोगे, वहां पे मैं कैटलॉग बना दूंगा, वहां पे पेमेंट का ऑप्शन दे दूंगा, वहां पे क्या कहते हैं और भी चीजें ऑप्शंस दिखा देंगे डेमो के लिए, लैब के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें आप करते हो वेबसाइट पे। पर इस चीज को करने में सोच रहे हो मेरा खर्चा कितना आएगा? इतना आएगा जितने का मेरा बिजनेस नहीं है। दैट मीन्स कि इसको करने में मेरे को लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, कॉस्ट और टाइम। और ये एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, पहले मुझे जगह चाहिए, खरीदना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, और फिर ये सब इंस्टॉलेशन, और इसको फिर रन करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ परचेस करते हो, इट इज बोथ पर्सपेक्टिव, खरीदना और रन करना। किसी भी चीज को जब आप क्लाउड को पढ़ो या किसी भी चीज को पढ़ो ना, तो ऑलवेज टेक टू पर्सपेक्टिव, परचेज या प्रोक्योर बोलते हैं, ठीक है, इसको प्रोक्योर भी बोला जाता है, किसी को ऑक्यूपाई करना, और उसके बाद उसको रन करना, कि आप उसको रन करोगे। तो ये दो पर्सपेक्टिव एंगल देखे जाते हैं हमेशा। इन दो एंगल से एक अपना डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर बनाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा फुलिश डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि जितने का मेरा बिजनेस नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा का तो मेरा खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे केसेस जहाँ स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं उनको ये फिजिकल डेटा सेंटर सेटअप करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो क्या करें? अब मैं स्किप तो नहीं कर सकता ना कि मैं बोलूँ यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा कोई तरीका बताए कि मैं हवा में सॉफ्टवेयर रन कर सकूं। तो वो हवा में तो सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई और डेटा सेंटर बनाएगा। तो अब क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज आई, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज आई, इन्होंने बोला, अमेजोन आया, उसने बोला AWS बनाया, उसने कहा कि आप क्यों क्यों जरूरत है आपको डेटा सेंटर खरीदने की, बनाने की? हम डेटा सेंटर बनाते हैं, हम सर्वर्स परचेज करेंगे, ठीक है, हम स्टोरेज लेकर आएंगे, हम नेटवर्किंग देंगे, सब कुछ हम देंगे, हम आपको एक इंटरफेस देंगे, हम आपको एक गुई देंगे। आप इस गुई में जाओ, आप अकाउंट बनाओ, सब्सक्रिप्शन लो, और उसके बाद आप अपना डेटा सेंटर बनाओ, वर्चुअल VM बना लो, वर्चुअल नेटवर्क बना लो, वर्चुअल स्टोरेज बना लो, और उसके बाद आप उसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन रन करो। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ता है? फॉर सर्विसेज पे फॉर सर्विसेज ओनली। तो यहाँ पर मैं सिर्फ सर्विसेज के लिए पे करूंगा, मैं उसके लिए पे नहीं करूंगा कि डेटा सेंटर में क्या हो रहा है, डेटा सेंटर कहाँ पर है, उसकी सिक्योरिटी कौन देख रहा है, उसको फिजिकली कौन मैनेज कर रहा है, केबलिंग कौन कर रहा है, नया सर्वर कौन ऐड कर रहा है, माइनस कर रहा है। मैं तो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट दूंगा। आप क्या रिक्वायरमेंट दोगे? कि मुझे VM चाहिए, CPU, रैम के साथ, स्टोरेज बताओगे कितने GB का स्टोरेज चाहिए, ठीक है, फिर आप बताओगे नेटवर्किंग, कितना नेटवर्क चाहिए आपको। यही चीजें आप डिफाइन करते हो ना जब आप एक VM डिप्लॉय करते हो। ये मेजर रिसोर्सेज आप डिमांड करते हो अपने प्लेटफॉर्म से, करेक्ट? तो ये AWS आया और इसने बोला मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आप क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सिर्फ सिंपल VM लो, अपना नेटवर्क, अपना अपना वेबसाइट बनाओ और रन करो, और वो आपके लिए बहुत चीपर है और फास्टर भी है। चीपर प्लस फास्टर क्यों? चीपर इसलिए है कि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर नहीं खरीदना पड़ रहा है। फास्टर क्यों है? क्योंकि आप जैसे ही बोलोगे मुझे VM चाहिए, आप नया VM डिप्लॉय कर सकते हो। दैट मीन्स कि दोनों चीजें, जो ये चैलेंज हमने यहाँ पे पढ़े थे, जो ये चैलेंजेस हमने पढ़े, लीड टाइम, अब मेरे को लीड टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक रियल टाइम, बट इट इज वेरी फास्टर। अब मेरे को VM बहुत जल्दी मिल जाती है और उसके बाद मैं अपने काम कर सकता हूँ जो भी मैं उसके ऊपर करता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन हो गई ना कॉस्ट की। अब मेरे को इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा कि मैं इतना बड़ा डेटा सेंटर लाखों करोड़ों का खरीदूं। यूटिलाइजेशन भी अच्छी होती है। मेरे को VM नहीं चाहिए, मैं पावर ऑफ कर दूंगा। जैसे ही आप VM पावर ऑफ करते हो आपको कोई बिलिंग नहीं आती है, VM आप पावर ऑन करोगे आपको बिलिंग आएगी। तो दैट मीन्स कि मेरे को यूटिलाइजेशन भी अच्छा है। अब मुझे पता है कि मेरे को होली, दिवाली, नए साल पे या 26 जनवरी पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो उस टाइम पर मैं VMs परचेज कर लूंगा, डिमांड पे बोल के कि मुझे VM चाहिए, और उसके बाद मैं उसको बंद कर दूंगा बिकॉज आई नो कि वहां पे उतना ट्रैफिक नहीं है। तो ये कुछ हद तक चीजें जो है वो बेटर हुई हैं, तो ये आपको एक सोल्यूशन क्लाउड ने दिया है। ये चीज आपको समझ में आई? फिजिकल वर्सेस मॉडर्न डेटा सेंटर, ये डिफरेंस है फिजिकल और मॉडर्न का। आगे। हाँ, तो ये चीज आप समझ गए, फिजिकल वर्सेस मॉडर्न डेटा सेंटर, ठीक है। ये टॉपिक के बाद अब हम जंप करते हैं, पहले हम थोड़ा सा एक एक डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये डिवाइसेस को समझना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले नंबर पे आप समझोगे स्टोरेज सर्वर को। अभी सर्वर क्या चीज होती है? देखो, सर्वर फिजिकली एक डिवाइस होता है, इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट तो हम डेटा सेंटर में हर एक चीज को इक्विपमेंट ही बोलते हैं। ये मेन कंप्यूटर होता है। ठीक है, मेन कंप्यूटर होता है आपका डेटा सेंटर का, और सारी ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग जो होती है वो सर्वर के थ्रू होती है। और ये हमेशा चलता है 24/7 नॉन स्टॉप, बिना रुके। इसको पावर दी जाती है, ये भी 24/7 होती है, नॉन स्टॉप पावर मिलती है। इसके बाद इसका नेटवर्किंग होता है, जिससे कि ये आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। आउटसाइड वर्ल्ड, बोथ वे कम्युनिकेशन। बोथ का मतलब होता है, अगर सर्वर, ये भी एक टर्म बता देता हूँ, बाहरी दुनिया से बात करता है आउटसाइड से, तो इसको हम बोलते हैं ईग्रेस। ठीक है, ईग्रेस कम्युनिकेशन। और जब बाहर की दुनिया से आप बात करते हो सर्वर के साथ, बाहर की दुनिया बात करती है सर्वर के साथ, तो इसको हम बोलते हैं इंग्रेस, मतलब इनकमिंग ट्रैफिक। इन सिंपल, ईग्रेस इंग्रेस, बाहर मतलब वो जरूरत नहीं है आपको कि वर्ड के थ्रू याद करो। आई मीन्स इनकमिंग, ई मीन्स एग्जिट। जो इनकमिंग ट्रैफिक होता है सर्वर पे उसको हम इंग्रेस बोलते हैं, और जो आउटगोइंग होता है उसको हम ईग्रेस बोलते हैं। अब इनकमिंग का एग्जांपल क्या है? वेबसाइट बनाई मैंने, तो बाहर से लोग एक्सेस कर रहे हैं। अब आप Amazon का यूआरएल ओपन कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप Amazon के सर्वर के नजर में इनग्रेस ट्रैफिक है। आउटसाइड कौन सा होता है कि अगर Amazon का सर्वर पेमेंट गेटवे पे जा रहा है, जहां से वो पेमेंट करेगा, तो उस केस में वो इग्रेस होगा। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिया है। तो ये दो डायरेक्शन होती है ट्रैफिक की, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। नेटवर्किंग हो गई। इसके लिए आप एक स्टोरेज कनेक्टिविटी देते हो, इसको स्टोरेज, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट डेटा। जो भी काम ये सर्वर कर रहा है वो लूज ना हो जाए। कि मान लो सर्वर क्रैश हो गया, पावर ऑफ हो गया, जो भी उसने ट्रांजेक्शन करी, अब किसी भी रीजन से अगर अमेजोन का सर्वर क्रैश हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी आपका अकाउंट की इंफॉर्मेशन सारी चली जाएगी, या आप जो ट्रांजेक्शन करो वो ट्रांजेक्शन लॉस्ट हो जाएगी, नहीं। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको परसिस्टेंट करने के लिए स्टोरेज रखा जाता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अभी तो स्टार्टिंग में स्टोरेज की वो देखते हैं हम। तो और ये जो कंप्यूट होता है, देखो कंप्यूटर में सीपीयू और रैम। सीपीयू रैम एक लिमिटेड होता है, क्योंकि ये मदरबोर्ड पे होता है। तो मदरबोर्ड पे होने की वजह से इसकी एक लिमिटेशन है, कि आप एक सर्वर का सीपीयू रैम को चेंज नहीं कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो बियॉन्ड कैपेसिटी। पर ये स्टोरेज एक्सटर्नल होता है, तो आप इसको बढ़ा घटा सकते हो। नेटवर्किंग भी आपकी एक्सटर्नल होती है, तो आप इसको बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन नेटवर्किंग के जो पोर्ट होते हैं सर्वर पे, वो फिक्स होते हैं। तो जितने भी पोर्ट्स हैं, आप उन्हीं पोर्ट्स की हेल्प से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको फिर वो फिजिकल लिमिटेशन में आ जाता है। ये था थोड़ा बहुत सर्वर के बारे में। सर्वर किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं? सर्वर जो है वो दो तरीके से प्लेस किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले सर्वर्स को हम बोलते हैं ब्लेड सर्वर, और जो आपके वर्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं रैक सर्वर। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? नहीं नहीं, हाँ उल्टा बोल दिया, सॉरी, उल्टा बता दिया। ये हॉरिजॉन्टल जो होता है वो होता है रैक सर्वर, इसको हम बोलते हैं रैक सर्वर, और इसको हम बोलते हैं ब्लेड सर्वर। अब ये क्या चीज़ है, ये ब्लेड और रैक सर्वर? क्या होता है ना कि डेटा सेंटर में जब आप ये सब चीज़ों को रखते हो ना, सर्वर्स को, स्विचेस को, स्टोरेज को, तो आप नॉर्मली तो ऐसे कहीं रख नहीं सकते हो कि कहीं भी ले जाके रख दिया स्टैंड पे। डेटा सेंटर में प्रॉपर प्लेसमेंट होता है। अगर किसी ने डेटा सेंटर कभी विजिट किया होगा तो उसको आइडिया होगा, जिसने नहीं किया वो गूगल पे जाके यूट्यूब पे वीडियो देख सकता है। मैं एक लिंक भी दे दूंगा गूगल के डेटा सेंटर का। तो आपको ये पता लग जाएगा कि गूगल का डेटा सेंटर कैसा दिखता है, और उस डेटा सेंटर में आपको पता लग जाएगा कि कैसे डिवाइसेस रखे जाते हैं। एक चीज याद रखना, डेटा सेंटर में बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज जगह होती है। वहाँ पे प्रॉपरली चीजों को रखा जाता है, आप ऐसे वैसे नहीं रखते हो। क्यों? क्योंकि हर एक चीज क्रिटिकल होती है। एक रैक होता है, ठीक है, ऐसे होता है रैक, जैसे हमारे अलमीराज होते हैं ना घरों में, ऐसे ही एक रैक होता है। ये रैक में बेसिकली ऐसे स्लॉट्स होते हैं, इनकी नंबरिंग होती है, और अलग अलग कैपेसिटी के रैक आते हैं, छोटे बड़े, जिसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स ज्यादा और कम होते हैं। इसका एक फ्रंट व्यू होता है और एक रियर व्यू होता है। तो रैक का एक फ्रंट होता है
और एक रैक का होता है रियर या बैक व्यू, इसको बोलूंगा रियर और बैक। अब क्या होता है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं आपके डेटा सेंटर में सबको पावर चाहिए होती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट्स को, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इस रैक में हम इक्विपमेंट की माउंटिंग करते हैं। इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनकी माउंटिंग, इक्विपमेंट्स तो आपको पता ही लग गए सारे जो मैंने आपको बताया, सर्वर, स्टोरेज, स्विचेस, राउटर, फायरवॉल, नेटवर्किंग के लिए। अब इनको क्या क्या चाहिए होता है इनपुट, इनको चाहिए होती है पावर, और वो भी डुअल पावर। डुअल पावर, एक होता है मेन सप्लाई, एक होता है यूपीएस, फिर चाहिए होता है इसको नेटवर्क केबल। ठीक है, फिर होता है आपका स्टोरेज केबलिंग, जनरली ये फाइबर से होता है। ठीक है, तो ये तरीके की केबलिंग्स होती है। इसके बाद इसकी अर्थिंग भी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद इसको कूलिंग चाहिए होती है। तो कूलिंग के लिए आप क्या करते हो, सेंट्रल एसी यूज करते हो। उस प्रेमिसेस के अंदर सेंट्रलाइज एसी रखते हो, टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास रखते हो, 5-10 जितना भी होता है, जिससे कि कूलिंग हो सके। डिवाइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हीट निकालते हैं। ये जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जब ये चलते हैं तो बहुत हीट निकलती है। जैसे मोबाइल से गर्म होते हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हीट निकलती है इनसे। उस हीट को मैनेज करने के लिए इसको कूलिंग की जाती है। तो ये जो चीजें होती हैं इनको आपको ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस को देने होते हैं। ठीक है, और सभी को चाहिए, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है जो मैंने नाम बताया जिसको ये सब नहीं चाहिए। तो क्या होता है, हाँ स्टोरेज हो सकता है सबको नहीं चाहिए होगा, स्टोरेज ऑब्वियसली स्विचेस को नहीं चाहिए, सर्वर को चाहिए होता है। तो ये सब चीजें आपको देनी होती है। तो लेट्स इमेजिन कि अब आपके पास डेटा सेंटर में 36 इक्विपमेंट्स हैं, सर्वर, स्टोरेज, नंबर ऑफ काउंट्स हैं उनके सबके। तो अगर आप सबको ऐसे वैसे रखोगे तो आपके लिए पावर केबलिंग करना कितना मुश्किल होगा। कितना मुश्किल होगा कि एक एक मेन सप्लाई जो आ रही है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, वो आप हर एक डिवाइस तक पहुंचाओगे। फिर उसके बाद यूपीएस की केबलिंग करोगे, फिर आप नेटवर्क की केबलिंग करोगे, फिर आप स्टोरेज की केबलिंग करोगे। तो ये सारी चीजें ना करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इसको प्रॉपर अरेंज करने के लिए रैक होता है। रैक क्या कहता है कि आप अपने जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पे माउंटिंग कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर लगा के यहाँ से इसमें माउंटिंग कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि रैक के पास जब आप फ्रंट व्यू देखोगे ना रैक का, तो फ्रंट व्यू में ऐसे यहाँ पे स्विच दिया होता है। हर एक के पास नेक्स्ट यहीं पे, हर एक जगह पे यहाँ पे केबल पोर्ट दिए होते हैं। ये पोर्ट होती है पावर की। अब ये पावर का क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसके लिए यहाँ पे पोर्ट दिए होते हैं, जैसे हमारे जो स्विचेस होते हैं ना जिसमें हम अपनी पावर केबल लगाते हैं लैपटॉप्स की। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे पोर्ट्स दिए होते हैं, पावर के दोनों होते हैं, मेन का भी होता है और यूपीएस का भी होता है। ये यहाँ पे आपको दो पोर्ट दिए जाते हैं हर एक स्लॉट के साथ। तो आप क्या करते हो, लेट से मैंने एक सर्वर लिया, उस सर्वर को मैंने इस पर्टिकुलर में माउंट किया है, इस पर्टिकुलर स्लॉट में मैंने सर्वर को माउंट किया है। ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको जो पावर है, अब मेरे सर्वर को पावर चाहिए तो इसको यहीं पे ही पावर मिल जाएगी। तो जो केबल की लेंथ है, पावर केबल की लेंथ वो लंबी नहीं होती है, वो इमिडिएटली यहीं से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही जब आपकी जो नेटवर्क, अब देखो नेटवर्क यहाँ नहीं है, नेटवर्क के लिए हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास नेटवर्क के लिए मैंने यहाँ पे एक स्विच लगाया, इस स्विच को भी मैंने इसी रैक में रखा है। हो सकता है मैं इसमें रखूँ, हो सकता है कि मैं इस रैक के बाहर रखूँ, दूसरे रैक में रखूँ, वो अपनी प्लेसमेंट है आपके स्पेस के अकॉर्डिंग एंड डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो अब आपके अगर केबलिंग करनी है तो यहाँ से नेटवर्क की केबल यहाँ तक जाएगी, एक केबल जाएगी, तो ये आप कर सकते हो। फिर आपका स्टोरेज होता है, तो फॉर एग्जांपल कि आपने जो अपना स्टोरेज है वो भी आपने सर्वर यहीं रखा हुआ है इसी ही रैक के अंदर, तो यहाँ पे आपने स्टोरेज रखा हुआ है। तो क्या होगा कि जो आपके सर्वर की जो फाइबर केबल है, ठीक है, ये इसको कनेक्ट किया जाएगा फाइबर केबल, तो ये होता है आपका फाइबर कनेक्शन। ये हो गया आपका नेटवर्क, ये हो गया आपका फाइबर स्टोरेज के लिए, और ये हो गया इसके पावर जो यहीं पे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की, वो बहुत अच्छी हो जाती है, और आपका सर्वर एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है। इजी होता है मैनेज करना, तो इसलिए हम रैक, ऐसे सर्वर को हम रैक सर्वर बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा ही हॉरिजॉन्टली रखे जाते हैं। वर्टिकल क्या होता है कि क्योंकि स्पेस की कमी की वजह से बहुत सारे और लोगों को लगता है कि यार कभी कभी हमें इतने हाई एंड परफॉर्मेंस के सर्वर्स नहीं चाहिए, तो वो लोग मिड रेंज परफॉर्मेंस के भी सर्वर लेते हैं। और स्पेस को सेव करने के लिए
जो सर्वर की जो लेंथ होती है उसको कम कर देते हैं। तो वहां पे एक चेसिस आती है, एक छोटी सी चेसिस होती है, इसको हम बोलते हैं चेसिस। इस चेसिस में क्या होता है, ऐसे आप अपने सर्वर्स को प्लेस किए जाते हैं, ब्लेड सर्वर्स होते हैं। तो ये एक सर्वर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। तो जिस सर्वर को आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली प्लेस किया था, अभी इस केस में ये वर्टिकली प्लेस हो गया, वर्टिकल प्लेसमेंट। और इसको हम ब्लेड सर्वर बोलते हैं, इनको हम ब्लेड सर्वर कहते हैं। अब ये चेसिस, हाँ, हाँ बोलो। हम्म। हम्म। जो बीएल होता, बीएल बीएल ब्लेड होता है, और डीएल जो है वो रैक होता है। ये होता है हमारा वर्टिकल, और ये होता है हॉरिजॉन्टल। खास फर्क नहीं होता है, ये सिर्फ प्लेसमेंट का ही फर्क है, इतना नहीं फर्क होता है। बट जो जनरली जो हाई एंड परफॉर्मेंस के जो सर्वर होते हैं वो हमेशा रैक में ही रखे जाते हैं, मतलब वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। पर क्योंकि स्पेस को बचाने के लिए, देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो स्पेस की। आप एक चीज ध्यान रखो कि एक डेटा सेंटर आपने जो सेटअप किया है, और आप अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है डे बाय डे, तो आपको उस जगह को कैसे मैनेज करोगे? आप कैसे नए डिवाइसेस को वहां पे लगाओगे? एक टाइम आएगा कि आपके आपके पास स्पेस नहीं बचेगा, फिर आपको एक नया डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, फिर उन दोनों डेटा सेंटर को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चैलेंज सिर्फ यहीं तक नहीं है, फिजिकल लोकेशन का चैलेंज बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के भी सर्वर्स यूज किए जाते हैं ताकि हम स्पेस को बचा सकें। इसको आप इस चेसिस में कहीं भी रख दो, और आपके जो है नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ जाएंगे। लेट्स से कि मैं अगर फॉर एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि मैंने एक चेसिस लिया, और उस चेसिस को मैंने यहाँ लाके डाल डाल दिया, इधर डाल दिया, नहीं यहाँ नहीं डालते, यहाँ गलत होगा डालना। इसको हम डाल देते हैं इधर। तो लेट्स से मैंने यहाँ डाल दिया। अब ये एक स्लॉट में नहीं आता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चेसिस है, बड़ा है, तो ये ज्यादा स्लॉट लेता है। अभी देखो कितने स्लॉट्स लेता है वो उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, सबकी डायमेंशनिंग होती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मिनिमम दो स्लॉट तो वो लेगा ही लेगा। दो स्लॉट तो आपका नॉर्मल सर्वर भी लेता है। तो डिपेंड करता है कितनी हाइट विड्थ है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपने फॉर एग्जांपल रैक डाल, ये चेसिस डाल दिया, ये चेसिस डाल दिया। तो अभी आप देख रहे हो कि एक दो तीन चार पाँच 10 सर्वर आपके आ गए इतनी सी स्पेस में। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं तो 10 सर्वर आपके नहीं आते। तो ये स्पेस सेविंग आइडिया है, और कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। फॉर्म फैक्टर बोलते हैं इसको, ये ज्यादा मैटर नहीं करता ये। ये हो गया आपके सर्वर्स के बारे में। ठीक है, सर्वर्स में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम अभी इतना इंट्रोडक्शन बहुत है सर्वर्स का। सेकंड जो इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है वो होता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज जो होता है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, बट जस्ट एक ऑर्डर बनाया है और कोई रीजन नहीं है, स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट होता है। अब स्टोरेज जो होता है, ये कैसे होता है कि दो तरीके की स्टोरेज होती है, एक होती है इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंटरनल का क्या है चक्कर, जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, जो अंदर है आपको दिखती नहीं है, आपके लैपटॉप के साथ इनबिल्ट है। कैपेसिटी होगी 500 GB, 256, 1 GB, 1 TB, जितना भी आपको दिया होगा, वो फिजिकल, तो वो इंटरनल होता है। इसमें क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क डायरेक्टली कनेक्ट होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ, टू सर्वर, मदरबोर्ड। एक चीज याद रखना, मदरबोर्ड, सर्वर के मदरबोर्ड से वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तभी उसको आप लोकल बोलते हो। तब आप उसको इंटरनल या लोकल बोल सकते हो। अगर वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड नहीं है तो वो इंटरनल नहीं होता है, वो एक्सटर्नल में काउंट होता है। एक्सटर्नल क्या होता है, आउटसाइड, आउटसाइड मदरबोर्ड, या आउटसाइड सर्वर। सर्वर बोलूंगा, मदरबोर्ड तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर कभी भी डिस्क नहीं लगी होती है। तो ये बोलेंगे हम सर्वर के बाहर जो होता है उसको आप बोलते हो। जैसे कि आप एक नॉर्मल हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो ना अपने लैपटॉप में, क्या करते हो उसमें, आप डेटा वेटा स्टोर करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो। तो वो काम आप करते हो एक्सटर्नल ड्राइव से। इंटरनल ड्राइव वो होती है जिसमें आपका ओएस भी होता है, जिससे कि आप बूट करते हो, और आप अपना बेसिक भी करते हो, लॉग सेव करते हो, लॉग जो रनिंग रनिंग ट्रांजेक्शन ज्यादातर उसी पे रहती है, इंटरनल पे ही। तो ये दो तरीके की स्टोरेज होती है। इंटरनल वाले को कनेक्ट किया जाता है हमेशा मदरबोर्ड के साथ, विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर केबल्स। जो ड्राइवर केबल्स होती है ना, देखा होगा इंटरनली केबल लगी होती है, एक चौड़ी सी केबल, ड्राइवर केबल से आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो मदरबोर्ड को, जिसको कि आपका सर्वर रिकॉग्नाइज कर लेता है।
ये होती है एक्सटर्नल स्टोरेज। अभी एक्सटर्नल स्टोरेज कैसे कनेक्ट होती है, इनको कनेक्ट करने के जनरली दो मीडियम होते हैं। ट्रेडिशनल मीडियम कहता है कि आप एक स्टोरेज को केवल RJ45 से भी कर सकते हो, RJ45 से, लेकिन RJ45 से कभी भी कनेक्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है वो बैड मीडियम होता है, ठीक है, उसमें ट्रांसमिशन लॉस होता है। तो अगर आप कॉपर मीडियम यूज करते हो, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए अपने डिवाइस को सर्वर के साथ, इन दैट केस वो डेटा लॉस करता है, तो ये जनरली यूज नहीं किया जाता है। तो क्या यूज किया जाता है? फाइबर यूज किया जाता है, फाइबर मीडियम यूज करते हैं। जो आपका स्टोरेज होता है वो आपके सर्वर के साथ फाइबर केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। रिडंडेंसी के लिए एक से ज्यादा कनेक्शन किए जाते हैं, दो दो केबल कनेक्ट की जाती हैं, सो दैट कि कुछ भी हो तो आपके पास एक रूट एग्जिस्ट करे, एक रूट अगर फिजिकली कट हो जाए तो ये होता है आपका स्टोरेज। अब ये स्टोरेज दिखता कैसा है ये समझना बहुत जरूरी है। ये स्टोरेज जनरली एक बड़ा सा चेसिस होता है, ये चेसिस होती है स्टोरेज की। आप लोगों ने बहुत सारे वेंडर्स का नाम सुना होगा, डेल स्टोरेज सर्वर, डेल स्टोरेज, है ना, एचपी स्टोरेज, हाँ एचपी का ईएमसी होता था, क्लैरियन, और बहुत सारे डेल के भी हैं, एचपी के हैं, और भी बहुत सारे वेंडर्स मार्केट में। सबके अपने स्टोरेज सोल्यूशन आते हैं, स्टोरेज सर्वर बोलते हैं इसको, जनरली सिर्फ स्टोरेज नहीं कहते, स्टोरेज सर्वर भी कहते हैं आजकल। ऐसा क्यों कहते हैं कि ऑल इन वन होता है। ऑल इन वन का मतलब ये होता है कि इसमें हार्ड डिस्क होती है बहुत सारी। अब इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है, ह्यूज होती है। ह्यूज मतलब ये भी एक लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। देखो, देर इज नथिंग अनलिमिटेड इन केस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होता है, हर एक फिजिकल चीज की लिमिटेशन होती है। तो इसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स की कैपेसिटी होती है, एक साइज होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डिस्क इंसर्ट कर सकते हो, और उसके बाद वो आपको एक कैपेसिटी देता है। लेट से एक से मान लो 1 TB मिला, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 1 TB मिला। ऐसे मान लो मेरे पास 20 है, तो मुझे 20 TB का स्टोरेज बन गया। 500 TB का बना सकते हो, 1000 TB का बना सकते हो, जितना भी आपको चाहिए होता है। आप ऑर्डर करते हो जब, तो आप अपने मैन्युफैक्चरर को बताते हो, वेंडर को, वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्लॉट्स बना के देता है। या आप जेनरिक लेते हो, जिन स्लॉट्स को आप यूज नहीं करते वो फिलर से फिल होते हैं। आपको जब जरूरत होती है आप उसमें नंबर ऑफ हार्ड डिस्क इंसर्ट करके अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अब होता क्या है कि ये जो डिवाइस है, ये जो स्टोरेज सर्वर है, स्टोरेज सर्वर, अब ये आपके एक्चुअल सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है। अब मैं डिजाइन बोलता हूँ कि ये मेरा सर्वर है, दिस इज माई सर्वर एंड दिस इज माई स्टोरेज, ठीक है। तो इस स्टोरेज पे मैंने बताया कि फाइबर पोर्ट होगा, ठीक है। दो रखे जाते हैं रिडंडेंसी के लिए, 1 और 2। इधर आपके स्लॉट्स होते हैं, जिन स्लॉट्स की अपनी कैपेसिटी होती है, उन कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग इसमें डिस्क लगी होंगी, और उसके हिसाब से आपको एक ह्यूज कैपेसिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल 500 TB। अब ये 500 TB का एक स्टोरेज आपने परचेज किया, इसको फाइबर केबल के थ्रू अब आपको अपने सर्वर से कनेक्ट करना है। अब सर्वर में देखो कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या दिया जाता है। सर्वर में इंटरनल तो आपका मदरबोर्ड होता है, जिसके ऊपर आपका सीपीयू रैम पहले से लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसकी पावर केबलिंग होती है, बताया था मैंने, रिडंडेंसी के लिए होती है एक। एक आपका मेन होगा, मेन के लिए एक होगा आपका यूपीएस के लिए। देन नेटवर्किंग की बात करें तो यहाँ पे होते हैं नेटवर्क पोर्ट। अब ये क्या होता है ना, ये उसमें आते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, जब आप ऑर्डर करते हो। अब आप जब ऑर्डर करते हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपको कितने पोर्ट्स फ्यूचर में लग सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर करते हो। तो आपने मान लो ऑर्डर किया 8 स्लॉट्स का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जनरली ऐसे पेयर में आता है, 4 4 का पेयर होता है। तो ये आपको 8 पोर्ट्स मिल जाएंगे। इन पोर्ट्स के अंदर ना कनेक्टर लगाए जाते हैं, एसएफपी पोर्ट, एसएफपी कनेक्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब आप ऑर्डर करते हो आपको बताना पड़ता है कि आप कितने पोर्ट्स का सर्वर चाहते हो। अगर आप नहीं बताओगे तो वो क्या करेंगे, फिलर लगा के दे देंगे। फिलर का मतलब ये होता है कि उसमें आपका पोर्ट नहीं चलेगा। आप मान लो इथरनेट केबल लेकर आओगे तो वो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज वो पोर्ट, वहां पे अंदर कोई पोर्ट नहीं होता। जैसे आप नॉर्मली ऑफिस में जब लैन केबल लगाते हो तो क्या होता है कि वहां आपने देखा है कि जब ऑफिस में जाके स्विच में लगाते हो तो वहां पे ऑलरेडी एक पोर्ट होता है, जिसमें आप अपनी केबल को प्लग करते हो, और जैसे ही प्लग करते हो उसमें लाइट ग्लो करने लगती है।
बट इमेजिन कि किसी दिन आप पोर्ट में जाओ, ऑफिस में जाओ और वहाँ पोर्ट खोलो और वहाँ देखो खाली है, और आप वहाँ केबल कनेक्ट करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसको हम बोलते हैं एसएफपी कनेक्टर्स, जो कि लगाए जाते हैं। एसएफपी कनेक्टर कॉपर और फाइबर दो टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ट्रांसमिशन दो तरीके से होता है, कॉपर कॉपर के थ्रू होता है और फाइबर के थ्रू होता है। जनरली नेटवर्किंग की जो ट्रांसमिशन है वो कॉपर के लिए थ्रू यूज किया जाता है, आजकल फाइबर भी यूज हो रहा है। तो आजकल आपको नेटवर्किंग फाइबर पोर्ट पे भी मिलती है, आपने देखा होगा ना, फाइबर पोर्ट्स आ रहे हैं सर्वर में। तो फाइबर पोर्ट के थ्रू आप नेटवर्किंग कर सकते हो, या आप कॉपर के थ्रू कर सकते हो। दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने पहले ही समझा दिया कि कॉपर में लॉस होता है, तो जो इसकी कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन फाइबर जो होता है वो बहुत हाई स्पीड देता है। इसलिए जैसे हमारे पहले के जो ब्रॉडबैंड होते थे वो कॉपर वाले होते थे, तो कितनी स्पीड आती थी, 100 Mbps भी मुश्किल से आती थी, 40-50 भी बहुत रेयर आती थी। बट जब से फाइबर बेस्ड ब्रॉडबैंड आया तब से स्पीड कितनी होती है, 200 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps। क्योंकि कॉपर की जो कैपेसिटी होती है वो 1 GB से ऊपर नहीं जाता है, मतलब जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो फाइबर होता है ये बहुत ऊपर जाता है, तो इसलिए फाइबर पोर्ट्स भी यही। पर अगेन, आप जो एसएफपी पोर्ट्स लगवाते हो, आपको अपने मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ता है कि वो फाइबर पोर्ट होगा या वो कॉपर पोर्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे कनेक्शन देता है। देन यहाँ पे एक स्लॉट होता है जो कि होते हैं स्विच स्टोरेज के लिए, और ये होता है आपका फाइबर केबल के लिए, फाइबर पोर्ट। ये फाइबर पोर्ट स्पेसिफिकली इनको कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है, ताकि आप अपने स्टोरेज को कनेक्ट कर सको। तो ये होता है आपका स्टोरेज चैनल, जिसमें आपका स्टोरेज डेटा जो है वो फ्लो करता है। और ये होता है नेटवर्क चैनल, जिसमें आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, जिससे आप आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो इस सर्वर को। तो इस तरीके से आपका डिजाइन बनता है, ठीक है। स्टोरेज और सर्वर को इस तरीके से आपस में कनेक्ट किया जाता है। स्टोरेज आप समझ गए, स्टोरेज के मैं सर्विसेज भी बताऊंगा, बट आज नहीं बता पाऊंगा। स्टोरेज के ऊपर मैं सर्विसेज आपको कल बताऊंगा कि स्टोरेज किस तरीके से सर्विसेज को एक्सपोज करता है आउटसाइड वर्ल्ड को, ठीक है। लेकिन तीसरा जो डिवाइस है, ये तो दो मेन इंपॉर्टेंट डिवाइस हो गए। अब जो तीसरा डिवाइस है जो समझने के लिए, वो है आपका स्विच, ठीक है, राउटर, फायरवॉल। ये तीन मेन होते हैं। लोड बैलेंसर डीएनएस एडिशनल होता है, वैल्यू एडेड। जरूरी नहीं होता कि आप मैंडेटरी लगाओ, बट एज ए सोल्यूशन तो आपको ऑफर करना ही पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्विच, राउटर और फायरवॉल। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका डेटा सेंटर का नेटवर्क कनेक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो स्विच होता है, दो डिवाइसेस हैं। लेट्स से कि ये मेरा सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है। इनको आपस में बात करनी है या किसी से भी बात करनी है, तो इसके मान लो पोर्ट है यहाँ पे, इसका एक पोर्ट है। जैसे लैपटॉप है, दो लैपटॉप है, तो आप क्या करते हो, दो लैपटॉप्स के लिए एक पोर्ट का केबल यहाँ लगाया, एक केबल का दूसरा पॉइंट जो है वो इधर लगाया, सर्वर सेकंड सर्वर के साथ। तो ये आपस में बात कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट चैनल बन गया इनका। लेकिन अब मान लो कि मेरे पास एक और सर्वर आ गया, अब मुझे इससे भी बात करनी है, फिर मैं क्या करूँगा, मुझे एक और केबल लगानी पड़ेगी यहाँ पे, पोर्ट यहाँ से करना पड़ेगा। अब मान लो और किसी के साथ बात करनी है, फिर और पोर्ट। तो मेरे तो सारे पोर्ट्स कंज्यूम हो गए ना। अगर मुझे फ्यूचर में नेटवर्क से बात करनी है, किसी से भी बात करनी है, तो मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को जितने डिवाइस उतने पोर्ट्स। सर्वर में तो पोर्ट लिमिटेड होता है। तो हम क्या करते हैं, आपने ऑफिस में देखा होगा, ऑफिस में क्या होता है, आपका लैपटॉप, ठीक है, आपके फ्रेंड का लैपटॉप, आपके मैनेजर का लैपटॉप, सब लोग कनेक्टेड होते हैं ऑफिस में, ठीक है। एक रो होती है, उस रो में सब लोग कनेक्टेड होते हैं, सबके लैपटॉप होते हैं। क्या होता है, एक स्विच लगा होता है, स्विच। आप पोर्ट करते हो, यहाँ कनेक्ट कर लेते हो। फिर मान लो उस स्विच में और पोर्ट होंगे तो ये भी कनेक्ट कर लेगा, फिर उस स्विच में और पोर्ट होंगे तो ये भी कनेक्ट कर लेगा, फिर उस स्विच में और पोर्ट होंगे तो ये भी कनेक्ट कर लेगा। तो ये सारे लोग एक स्विच से आ जाते हैं। एक स्विच में आने का फायदा क्या होता है कि अब एल जो पहला लैपटॉप है वो बाकी तीन से बात कर सकता है, दूसरा जो है वो तीन से बात कर सकता है, सब आपस में बात कर सकते हैं। क्योंकि ये स्विच से कनेक्टेड है और इनके लिए लोकल कम्युनिकेशन है ये। स्विच जो होता है वो दो तरीके से काम करता है, स्विच हमेशा दो मोड में काम करता है, स्विच L2 एंड L3। आप लोगों ने OSI मॉडल पढ़ा होगा अपने कॉलेज के टाइम में, ठीक है। OSI मॉडल में 5 लेयर्स होती थी, जिसमें से सबसे पहली लेयर होती थी फिजिकल लेयर, ठीक है, जो बॉटम में, और सबसे ऊपर होती थी एप्लीकेशन। तो इसी मॉडल को यूज करके ये L2 L3 लेयर का बनाया गया है, कि जो स्विच होता है वो L2 और L3 में काम करता है। L2 का मतलब क्या होता है कि
सॉरी, माय मिस्टेक। L2 स्विच एंड L1 एंड L2 गलत लिख दिया यार मैंने, एक मिनट, गलत लिख दिया। L1 एंड L2 स्विच होता है, L2 L3 नहीं होता, L1 एंड L2। L1 L2, L1 L2 का मतलब क्या होता है कि आपने स्विच में केबल लगाया। अब वो स्विच कुछ नहीं करेगा, कोई फिल्टरिंग नहीं करेगा, कोई दिमाग नहीं लगाएगा, कोई भी आपस में एक दूसरे से बात कर सकता है। मतलब ये कि इस स्विच ने कोई फिल्टर नहीं लगाया, तो ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे। एक बार यार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, L2 एंड L3, शायद वो L2 L3 होता है। हाँ, L2 L3। हाँ, हाँ वही, वो मैं कंफ्यूज हो, L2 एंड L3, ठीक है। करता है कि जो फर्स्ट वाला होता है ना, ये कुछ भी मतलब फिल्ट्रेशन नहीं करता है। ये क्या करता है, ये कोई फिल्ट्रेशन नहीं करता है, ये जस्ट ट्रैफिक को पास कर देता है एज इज, विदाउट एनी काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन। L3 जो होता है वो टैगिंग पे काम करता है, इसको हम बोलते हैं वीलन टैगिंग। मतलब ये कि इस स्विच के पास अगर रिक्वेस्ट आएगी, पैकेट आएगा। अब क्या होता है कि वो एक पैकेट होता है जिसको कि वो पढ़ता नहीं है, अंदर का कंटेंट तो वो पढ़ ही नहीं सकता। क्या होता है कि उस पैकेट के साथ एक टैग लगा होता है, वो होता है बेसिकली वीलन आईडी का टैग। वो उस विलेन आईडी को देखेगा और फिर देखेगा कहाँ कहाँ अलाउड है। लेट्स से कि हम, ये लैन का भी कॉन्सेप्ट होता है, लैन एंड वीलन, थोड़ा डिटेल में कल या कभी डिस्कस करेंगे। लैन एंड वीलन, ये होता है आपका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल लोकल एरिया नेटवर्क। ये होता है आपका वर्चुअल, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब ये कि एक स्विच जो है उसकी एक लिमिटेशन है कि एक डिवाइसेस को कैटर कर सकता है, एन नंबर ऑफ डिवाइसेस, जितने पोर्ट्स उतने डिवाइसेस। एक स्विच मान लो तुम्हारा कितना आता है, 30 पोर्ट होते हैं, 40 पोर्ट होते हैं, 24 पोर्ट का भी आता है, 24 पोर्ट का जनरली स्विच आता है। तो उस 24 पोर्ट स्विच के अंदर आप 24 डिवाइसेस प्लग कर सकते हो, जबकि उसके अंदर इंक्लूडिंग अपलिंक एंड डाउनलिंक। तो उसमें आप 20-22 डिवाइसेस को प्लग इन कर सकते हो। ऐसे ही आप हर एक स्विच के साथ डिवाइसेस को प्लग इन कर सकते हो। तो ये एक फिजिकल नेटवर्क बनता है। इसका डायग्राम अगर आप देखोगे तो इस स्विच की एक लिमिटेशन है कि मान लो 20 से ज्यादा डिवाइस नहीं लगेंगे। अब जब नया डिवाइस आएगा, नया लैपटॉप आएगा, वो कैसे कनेक्ट करेगा, तो उसको फिर दूसरे स्विच पे जाना पड़ेगा, फिर इन स्विचेस को आपस में बात करानी पड़ेगी। तो ये जो डायग्राम है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनता है। नेटवर्क में एन नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं, एन नंबर ऑफ डिवाइसेस, और देर इज नो कंट्रोल। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं इसके बियॉन्ड अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि नेटवर्किंग को सब कुछ अलाउ करना पड़ता है। तो फिर कॉन्सेप्ट आता है वीलैन का। वीलैन में क्या होता है कि वीलैन आईडी बनाई जाती है, वर्चुअली एक लैन बनाया जाता है, इस सेम स्विच के अंदर वीलैंस होंगी। लेट्स से वीलैन आईडी, वीलन आईडी 1 2 3, 3 वीलेंस है इसके अंदर। अब मान लो कि ये इस वाले डिवाइस को, अगर वीलन 1 है, इस पे 1 एंड 2 अलाउड है, इस पे 1 अलाउड है, और इस पे 3 अलाउड है। अब अगर मान लो मैं पैकेट भेजता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं पैकेट भेजूंगा तो जो मेरा L1 से पैकेट निकला, और अगर उसकी वीलन आईडी कितनी है, 1 है, तो वो L2 L3 पे जा सकता है। लेकिन वो L4, मतलब लैपटॉप 4 पे नहीं जाएगा वो पैकेट। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ L1 L2 एंड L3 को ही वीलन आईडी 1 में रखा है। तो आप जिसको भी वीलन आईडी 1 में रखोगे, सिर्फ वही डिवाइसेस तक आपका पैकेट जाएगा। तो इस तरीके से आप एक प्राइवेट नेटवर्क बना देते हो सेम फिजिकल केबल के ऊपर। अगर आप L2 मॉडल देखोगे स्विच का, तो L2 मॉडल के अंदर आप केबल कनेक्ट करते थे और आप स्विच को यूज करना शुरू कर देते थे एज इज, बिना किसी फिल्ट्रेशन के। लेकिन जब आप L2 मोड में काम कर, L3 मोड में काम करते हो, उस केस में ये वीलैन पे काम करता है। तो जो जो डिवाइसेस उस वीलैन के लिए मैप्ड हैं, टैग्ड हैं, केवल उन्हीं डिवाइसेस पर ही वो आपका क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन जाएगा, पैकेट जा सकता है। बाकियों पे वो नहीं ट्रैवल करेगा। दैट मीन्स कि वो एक प्राइवेट लैन बना देगा, डेडिकेटेड लैन बन गया आपका। कोई और डिवाइस उसमें नहीं आ सकता है, चाहे भी तो। और ये कैसे होता है, मैक एड्रेस रिमेम्बर करता है वो। हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, हर एक फिजिकल डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है। उस मैक एड्रेस को वो रिमेम्बर करता है स्विच के लेवल पे, और उसके बेसिस पर वो उसकी टैगिंग को मेंटेन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्विच काम करता है। तो ये हाई लेवल पे स्विच हो गया। राउटर क्या होता है? देखो, राउटर वो डिवाइस है आपके नेटवर्क के अंदर जो फाइनल होता है, गेट होता है। राउटर जो होता है वो बेसिकली आपका फाइनल गेट होता है किसी भी नेटवर्क का। उसके बाद वो बाहर लेकर जाता है आउटसाइड, आउटसाइड डेटा सेंटर।
तो डेटा सेंटर के बाहर जो आपका कम्युनिकेशन है वो ऐसे जाता है। तो इसके नीचे जनरली स्विचेस होंगे, यहाँ भी स्विचेस होंगे, इन स्विचेस के नीचे डिवाइसेस होंगे, 1 2, लेट्स से यहाँ पे 3 4। तो इस तरीके से मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं। वो डिवाइसेस स्विचेस से कनेक्ट होते हैं, वो स्विचेस जो है वो राउटर से कनेक्ट, हाँ स्विचेस भी स्विच से कनेक्ट हो सकता है। लीफ और उसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी हम ये देखते हैं बेसिक फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विच जो है वो राउटर से कनेक्ट करेगा। राउटर के थ्रू आप बाहर जा सकते हो। तो लेट्स से कि मेरा डेटा सेंटर अगर दिल्ली में है और मुझे अगर मुंबई को पिंग करना है, कनेक्ट करना है, तो मुझे राउटर के थ्रू बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे सेम डेटा सेंटर में सेम नेटवर्क के अंदर ही मुझे एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जाना है, तो मैं उसको राउटर के की जगह मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो लोकल स्विच में है तो फिर आपको तो क्या कहते हैं, आउटसाइड स्विच पे भी नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है लीफ और स्टेम का, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। दो तरीके का स्विच का कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आप प्लेसमेंट जो होती है कि आप कैसे स्विचेस रख सकते हो। स्विच के ऊपर स्विच रख सकते हो, क्योंकि देखो ये फिजिकल है, अगेन ये फिजिकल केबलिंग है, इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो एक पॉइंट के बियॉन्ड आपको मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, और उन मल्टीपल स्विचेस को फिर आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राउटर की भी एक लिमिटेशन होती है। इसमें भी आप मैक्सिमम कितने स्विचेस लगा सकते हो, उससे ज्यादा स्विचेस नहीं लगा सकते। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर होम नेटवर्क। आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आप क्या करते हो, एक आपको एक राउटर मिलता है, उस राउटर से आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर फिजिकली लैन केबल कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, एक स्विच लेकर आओगे। जनरली वो राउटर के अंदर ही स्विच इनबिल्ट भी होता है, जो हमें जो राउटर्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से उसमें स्विच इनबिल्ट होता है। लेकिन अगर आप एक बड़ा स्विच, एक अलग स्विच लगाओगे, उस स्विच से आप मान लो आपने 5 डिवाइस कनेक्ट किए, फिर दूसरे 5 डिवाइसेस को आपने दूसरे स्विच से कनेक्ट किया, फिर उन दोनों स्विचेस को आप राउटर से कनेक्ट करोगे, तभी तो आपका राउटर के बाहर कनेक्शन जाएगा ना। तो ये होता है आपका नेटवर्किंग, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको इतनी जल्दी हम एक बार में नहीं कवर कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े टॉपिक्स को उठाएंगे और समझेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा राउटर। फिर आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस जिसका नाम होता है फायरवॉल। फायरवॉल का काम क्या होता है, सिक्योरिटी। ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है और अलाउ करता है, किसको, पैकेट्स को, ट्रैफिक जो होता है, ट्रैफिक पैकेट्स, जितना भी आपका जो ट्रैफिक होता है, इसको अलाउ और ब्लॉक करने का काम फायरवॉल का होता है। जैसे हम अगर सोसाइटी में रहते हैं तो सिक्योरिटी होती है ना, मेन गेट होता है, मेन गेट पे सिक्योरिटी वाला होता है। सिक्योरिटी वाला क्या करता है, वो सिर्फ उनको आने देता है जो कि अलाउड होते हैं, और उनको रोक देता है जो अलाउड नहीं होते हैं। सेम फायरवॉल का भी काम होता है, फायरवॉल सिक्योरिटी का काम करता है। तो एक नेटवर्क के अंदर फायरवॉल का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई भी अंदर घुस सकता है और आपके नेटवर्क को हाईजैक कर सकता है। तो इसलिए फायरवॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले ये फिजिकल होता था, फिर ये वर्चुअल हो गया, ठीक है। क्लाउड के आने से पहले ये वर्चुअल हो गया। अब ये भी टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्लाउड के आने के पहले और क्या क्या चीजें थी जो ऑलरेडी वर्चुअलाइज हो चुकी थी। क्योंकि क्लाउड का ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक अ वन डे। देखो क्लाउड टेक्नोलॉजी एक ओवर द नाइट की टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज एन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे है, एक बेसिक फिजिकल से, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आज का। आप गए वर्चुअल पे, और वर्चुअल से फिर आप गए क्लाउड पे। इस तरीके से होता है, इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। तो ये जो क्लाउड आया है, ऐसा नहीं कि ये अचानक आ गया। ये क्लाउड कैसे आया, ये क्लाउड वर्चुअल से निकल के आया, और ये वर्चुअल कहाँ से आया, फिजिकल के लिमिटेशंस के ऊपर, इसको वर्चुअलाइज करके। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, ठीक है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, वन बाय वन। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी जो आज हमने डिस्कस किया है। किसी को कोई डाउट, सवाल आज के लिए? नहीं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और कल हम मिलते हैं 7 बजे।